यहाँ पे हमने देखा जो टाइम लिमिट है अवेलिंग आईटीसी, तो इसमें अर्लियर ऑफ 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या फिर एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न GSTR GSTR 9 TR 9, ये होती है एनुअल रिटर्न। इसकी फाइलिंग की एक्चुअल डेट एनुअल अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स के अंदर हम एक्चुअल डेट नहीं देखेंगे, हम उसमें देखेंगे ड्यू डेट। ठीक है। उसके बाद इसकी सेम है रजिस्ट्रेशन ऑफ एरर वाली, क्रेडिट नोट वाली, डेबिट नोट वाली, इन सब के सबकी सेम टाइम लिमिट्स हैं। और ये जो टाइम लिमिट है ना, ये एप्लीकेबल नहीं होती अगर हमें री अवेलमेंट ऑफ आईटीसी करना है। ये ऊपर वाले केस में, जो हमने ऊपर वाला केस देखा, इसमें हम आईटीसी अवेल ये वाली टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। अच्छा, ये रिटर्न वाला एक सेकेंड वापस, क्यूआरएमपी में अगर हमने फर्निश नहीं की है GSTR 1 या IF में तो आईटीसी नहीं मिलेगा। अच्छा हाँ, अगर तुमने रिटर्न फर्निश किया तो बेसिकली तुम्हें आईटीसी नहीं मिलेगा, यही चीज़ वापस हो जाए। और टाइम लिमिट फॉर इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट सेपरेटली, अच्छा ये सेम अलग है, अलग अलग टाइम लिमिट है, ऐसे सेम नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आईटीसी को यूटिलाइज अच्छा एक सेकेंड, आईटीसी अवेलेबल फॉर गुड्स यूजर सप्लाईज मेड इन कोर्स ऑफ एशियन यूनियन डेवलपर, क्या है कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट, हम आईटीसी अवेल कर सकते हैं जो भी है, ये अभी मेरे को समझ नहीं आया, बाद में देखते हैं। तो हम बेसिकली जो इनपुट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आईटीसी होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है। अब आईटीसी आईजीएसटी का, आईजी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का हम यूटिलाइज कर सकते हैं आउटपुट कोई सप्लाई है उसका हम पहले टैक्स कैलकुलेट करते हैं, फिर आउटपुट आईजीएसटी पे, और फिर आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी में। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जब तक ये पूरा नहीं होगा, मतलब पूरा इसका बैलेंस नील नहीं हो जाता, तब तक हम इस पर आगे नहीं बढ़ सकते, हम आईटीसी और सीजीएसटी पे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। तो पहले हम आईजीएसटी को इनपुट आईटीसी जो भी है आईजीएसटी का, उसे हम आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो हमारी आईजीएसटी की है उससे कैलकुलेट करके उसके थ्रू सेट ऑफ करेंगे। फिर हम सेट ऑफ कर सकते हैं सीजीएसटी एसजीएसटी, इसके कुछ भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। बस ये है कि जो आईटीसी इसका है आईजीएसटी का, ये पूरा का पूरा फिनिश होना चाहिए। उसके बाद जो सीजीएसटी का आईटीसी है वो सबसे पहले यूज़ होगा आउटपुट ऑफ सीजीएसटी के उसमें, उसके बाद अगर कुछ बचा तो आईजीएसटी में होगा, ये एसजीएसटी में नहीं होता। सेम ही एसजीएसटी का है, पहले वो आउटपुट एसजीएसटी में जाएगा, फिर अगर कोई बचा हुआ आईजीएसटी हुआ उस पर उसे सेट ऑफ कर सकते हैं, और ये सीजीएसटी पे नहीं लगता। उसके बाद टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग ऑफ आईटीसी अवेलमेंट, अच्छा इसका एग्जांपल भी है एक, जो हमने पहले देखा कि हमने सप्लाई की है 1 फरवरी को, उसके बाद एनुअल रिटर्न हमने भरी है इसको इस तारीख को 3 नवंबर को, हमने 3 नवंबर को भरी है, नवंबर। ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे ना फाइनेंशियल ईयर बदल गया। पहले हम देख लेते हैं कि पहले फाइनेंशियल ईयर था 23 से 24। ठीक है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चालू हो रखा है 24 से 25। ये मिस्टेक बहुत कॉमन है कि पहले 23 से 24 फाइनेंशियल ईयर था, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर नहीं फाइनेंशियल ईयर, तो इसमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, तो अब हम अपने आप ही इसको 30 कर देंगे। ये अपने आप ईयर सेम है, कैलेंडर ईयर सेम ही रहेगा, 24 ही रहेगा, उसे 25 नहीं करेंगे, फाइनेंशियल ईयर बदल चुका है, पहले था 23-24, अब है 24-25। ठीक है। और एनुअल रिटर्न की हमारी ये एक्चुअल डेट है, अज्यूम्ड है कि ये एक्चुअल डेट ही गिवन है। ठीक है। अगर ड्यू डेट ऐसे कुछ स्पेसिफाई मेंशन नहीं है तो अज्यूम्ड है कि एक्चुअल डेट ही हमें एनुअल रिटर्न की गिवन होती है। अब इसमें से अर्लियर जोन सा है तो हम आईटीसी इस डेट तक अवेल कर सकते हैं, 3 नवंबर 2024 तक। ठीक है। उसके बाद ये अभी नहीं, ये अभी नहीं। फिर आईटीसी होता है डेप्रिशिएबल एसेट्स के, इसके बारे में बात करें तो अगर हम मशीनरी है, अगर तो उसमें हम जीएसटी कंपोनेंट जो है अगर वो ऐड करके हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, वैसे मशीन थी 10 लाख की पर हमने उसमें जो 1 लाख का जीएसटी था वो भी ऐड कर दिया, और उसको ऐड करके ये 11 लाख पे हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो हम इसमें आईटीसी 1 लाख का जो है वो क्लेम नहीं कर पाएंगे।
जब हम जीएसटी कंपोनेंट को लेते हैं तो उसके बाद हम आईटीसी नहीं ले सकते। या तो हमें डेप्रिसिएशन में बेनिफिट मिल जाएगा या आईटीसी मिलेगा, इनमें से कोई एक ही मिल सकता है। अब दूसरा केस, उसमें मशीनरी सिर्फ 10 लाख की है, हमने जो डेप्रिसिएशन था वो भी सिर्फ 1 लाख पे ही निकाला है। हमने ये 1 लाख अलग जीएसटी का जो 1 लाख था वो कंपोनेंट ऐड नहीं किया, ठीक है। इस पर हमने डायरेक्ट 10 लाख पे सिर्फ 1 लाख का डेप्रिसिएशन निकाल दिया। तो हम जो आईटीसी है वो पूरा अवेल कर सकते हैं 1 लाख का, हम पूरा 1 लाख का आईटीसी अवेल कर सकते हैं। जीएसटी पे मिलता है आईटीसी, ठीक है। तो ये हमने एक जीएसटी को डेप्रिसिएशन में ऐड नहीं किया, तो अब हम उसका आईटीसी ले सकते हैं। उसके बाद जो सेल है उसे आउटवर्ड सप्लाई कहते हैं, उस पर आउटवर्ड टैक्स निकलता है। जो परचेज है हम उसे इनवर्ड सप्लाई करते हैं, उस पर हम जीएसटी पे करते हैं, उस जीएसटी पेड पे हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, उसने सेल करी है रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। इसकी कुछ अलग अलग केसेस भी हम देखेंगे, बट इन जनरल कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर सेल कर रहा है रजिस्टर्ड रिसिप्टेंट को, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। उसके बाद कौन कौन एलिजिबल नहीं होता आईटीसी के लिए। मैंने बताया था कि कंपोजिशन स्कीम, वही बिल ऑफ सप्लाई, ये जो भी बिल ऑफ सप्लाई में जो भी आता है, कंपोजिशन स्कीम आती है, एग्जाम्पशन लाई आती है, ये दोनों आईटीसी नहीं ले सकते। उसके बाद अगर पर्सनल पर्पस, ये भी पढ़ चुके, बिजनेस पर्पस के लिए है तो आईटीसी मिल जाएगा, अगर बिजनेस पर्पस के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए तो आईटीसी कभी नहीं मिलता। उसके बाद इसको छोड़ के पहले नीचे जाते हैं, 5th पॉइंट पढ़ते हैं। अगर हमारे गुड्स लॉस्ट हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए, स्टोलन हो गए या फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया, तब भी हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। हमने चैप्टर 1 सप्लाई में पढ़ा था, अगर हमने गुड्स डोनेट कर दिए, अगर हम गुड्स डोनेट भी कर रहे हैं ना, हमें तब भी आईटीसी नहीं मिलता। उसके बाद अगर कोई फ्रॉड, डिटेन गुड्स या सर्विस, अच्छा सिर्फ इधर सर्विस की बात नहीं हो रही, इधर सिर्फ कॉन्फिस, कोई हमें कोई रेड पड़ी, उसमें गुड्स हमारे कॉन्फिस्केट हो गए या फिर सीज कर लिए गए, तो हमें उस पर भी आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 4th पॉइंट, कि अगर कोई गुड्स और सर्विसेज रिसीव हुई है एनआरटीपी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अगर उसने कोई गुड्स और सर्विस रिसीव की है, उस पर हमें आईटीसी इन जनरल तो नहीं मिलता। बट इसकी एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई गुड्स, यहाँ पे सर्विस की बात नहीं कर रहे हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गुड्स सर्विस दोनों, अगर कोई एनआरटीपी रिसीव करता है उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। पर एक्सेप्शन है गुड्स के केस में, सिर्फ गुड्स के केस की एक्सेप्शन है कि अगर एनआरटीपी ने वो गुड्स इंडिया ले आया और पेड कर दी, उसने कस्टम ड्यूटी भी पे करी है उस पर, तब उसे उसका आईटीसी क्लेम कर सकता है वो। उसके बाद वर्क कॉन्ट्रैक्ट की एक वो है कि अगर हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी बना रहे हैं तो आईटीसी अलाउ हो जाएगा सिर्फ तब जब जो उसकी कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की कॉस्ट जो है ये ना, वो कैपिटलाइज नहीं हुई है, इट इज़ नॉट कैपिटलाइज्ड। और इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, इसमें हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी में आईटीसी हमें तभी मिलता है एक केस में, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी। अगर हम कोई अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस बिल्डिंग का कुछ भी कर रहे हैं, तो हम उस पर आईटीसी तो कभी मिलता ही नहीं है। मूवेबल प्रॉपर्टी में आईटीसी हमें मिल जाता है अगर हमने जो कॉस्ट है वो कैपिटलाइज नहीं करी है, नॉट कैपिटलाइज है, नॉट कैपिटलाइज्ड, नॉट कैपिटलाइज, तब हम उस पर आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। और इसमें ऑफिस और बिल्डिंग पे कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, कोई हम अदर देन प्लांट एंड मशीनरी में, मतलब कुछ भी, कोई भी एसेट, ऑफिस बिल्डिंग फर्नीचर फिक्सचर कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी पे आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद कैपिटल गुड्स होते हैं, उन पे हमें आईटीसी तब मिलता है जब रिपेयर हो अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। अगर कोई ऑफिस या बिल्डिंग की रिपेयर है तो उस पर हमें आईटीसी मिल जाएगा सिर्फ तब जब तक वो पीएनएल के डेबिट साइड में गई है, हमने उसे कैपिटलाइज नहीं किया। अगर तो हमने उसे कैपिटलाइज कर दिया तब हम उसे आईटीसी नहीं मिल सकता। उसके बाद इसमें वही वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, सर्विस का है, रिपेयर कर रहा है ऑफिस बिल्डिंग की, डेबिट हुआ है यहाँ पे ना डेबिट हो गया, तो आईटीसी इस पर मिल जाएगा। अब यहाँ पे रिपेयर है अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, हमने इधर देखा ना
कि कोई रिपेयर हो रही है अदर देन प्लांट एंड मशीनरी की। अगर तो प्लांट एंड मशीनरी की हो रही है तब भी हमें आईटीसी मिलेगा, पर इधर मिलेगा। हम यहाँ पे कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं कि कोई अदर देन प्लांट एंड मशीनरी की रिपेयर हो रही है कैपिटल गुड्स में, तब हमें आईटीसी तभी क्लेम कर सकते हैं जब वो पीएनएल के डेबिट साइड गया। अगर वो कैपिटलाइज हुआ है तब हमें आईटीसी नहीं मिलेगा, यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा। कैपिटल नॉट कैपिटलाइज, ये ठीक है इस बार बार। उसके इसी का ही एक और वो है कि अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी की, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही है, और वैल्यू इज़ नॉट कैपिटलाइज, हम उसे कैपिटलाइज नहीं कर रहे हैं। और थर्ड पार्ट, हम उसे बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, ओन यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ नहीं कर रहे, हम उसे बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एक कंपनी ने सीमेंटर टाइल्स बाय की और अवेल की आर्किटेक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज ऑफिस बिल्डिंग। यहाँ पे ना ऑफिस बिल्डिंग की बात हो गई। अगर ये प्लांट एंड मशीनरी की करता तब इसे आईटीसी मिल जाता, बट ये ऑफिस बिल्डिंग कर रहा है इसलिए हमारा आईटीसी ब्लॉक्ड है। प्लांट एंड मशीनरी हमेशा याद रखनी है कि प्लांट एंड मशीनरी ये होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड, कि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम, ठीक है। इसमें हम सर्विस दे रहे हैं और कॉम्प्लेक्स की कंस्ट्रक्शन के लिए दे रहे हैं, तो इस पर हमें आईटीसी मिल जाएगा। हमारा बिजनेस पर्पस है ये, ठीक है। उसके बाद हम उसके बाद हम अवेल कर रहे हैं सर्विस आ गया फॉर रेनोवेशन, हम रिपेयर करवा रहे हैं। रेनोवेशन करना, हम रिपेयर करवा रहे हैं। द कंपनी हैज़ बुक सच द एक्सपेंडिचर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस पर भी हमें आईटीसी मिल जाएगा। अगर ये कैपिटलाइज्ड होता, अगर इसे कैपिटलाइज कर दिया होता तब हमें आईटीसी नहीं मिलता, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद हमने ऑटोमोबाइल कंपनी कंस्ट्रक्शन विच इज़ अ मशीनरी, हमने मशीनरी की कंस्ट्रक्शन के लिए वो लिया है, तो हम उस पर आईटीसी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ सेक्शन 18 बात करता है कि हमारी कंपोजिशन स्कीम है, हम कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में जा रहे हैं, तो इसमें हमें कुछ चीज़ें चेक करनी पड़ती है। जैसे हमारा इनपुट ऑफ स्टॉक है, वो हम उस तक का लेंगे जब 1 डे प्रायर टू कन्वर्जन, हमने जैसे कन्वर्ट किया 7 तारीख को, बट 6 तारीख को 1 डे प्रायर टू कन्वर्जन 6 तारीख को हम पे जितना भी स्टॉक है, हम उस पूरे के पूरे को आईटीसी 1 डे प्रायर टू है और 1 ईयर प्रायर टू कन्वर्जन, इसमें 1 ईयर प्रायर भी आता है। 1 डे प्रायर तो आता ही आता है, और अगर कोई 1 ईयर से पुराना वाला भी पड़ा है उसका भी, उस पर भी हम आईटीसी ले सकते हैं। हम पहले कंपोजिशन स्कीम में थे, हमें उस पर तो आईटीसी मिलता नहीं है, बट अब हम रेगुलर स्कीम में जा रहे हैं, तो उस केस में हम जितना हम पे लास्ट, मतलब जब हमने लिमिट क्रॉस की, कन्वर्ट हुए, हम 7 तारीख को कन्वर्ट हुए हैं, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं 7 तारीख को कन्वर्ट हुए हैं, तो जो हम पे गुड्स थे ना 6 तारीख को भी 1 डे प्रायर ऑफ कन्वर्जन भी, तो हम उन पे, और 1 ईयर प्रायर टू कन्वर्जन उन सारे गुड्स पे हम आईटीसी अब ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनपुट सर्विस, इस पे हमें कभी आईटीसी नहीं मिलेगा। इस पे आईटीसी इसलिए नहीं मिलता क्योंकि इनपुट सर्विस उसी को उसी टाइम हो जाती है, ये हम कोई बचा के नहीं रख सकते। हाँ, ये यूटिलाइज ऑन सेम डे होती है, तो मतलब सेम डे यूटिलाइज हो गई तो ऑब्वियसली आईटीसी नहीं मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स की। अब कैपिटल गुड्स के केस में इसमें कहा है कि 5% पर क्वार्टर या पार्ट देयरऑफ, अगर तुमने 2 महीने भी या 1 महीना भी अगले क्वार्टर का यूज़ किया है उस कैपिटल गुड्स को, तब भी उसे माना जाता है पूरा एक क्वार्टर, उसे तब भी पूरा एक क्वार्टर मानेंगे और उसकी 5% हम माइनस करेंगे। अगर 1 महीने 2 महीने या 1 महीने भी तुमने यूज़ किया है, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन है कि 21 तारीख थी, 21/22 को हमने परचेज किया कैपिटल गुड्स, उसके बाद हम कन्वर्ट हो गए 1/7/24 को। तो फर्स्ट ऑफ स्टार्ट करते हैं। पहली बात, ये 9 दिन ही है, ये पिछले को अगर हम फाइनेंशियल ईयर देखें तो 31 मार्च को ख़त्म होता है ना। इसमें इसके 10 दिन हो गए, 10 हुए 11 हुए जितने भी हुए, तो ये जितना भी दिन है इसे हम पूरा एक क्वार्टर लेंगे, ठीक है।
उसके बाद 22 से 23 पूरा, तो वो 12 महीने, 4 क्वार्टर। ठीक है, 23 से 22 से 23 पूरा ईयर इसने यूज़ किया। एक सेकंड लिख लेता हूँ, 22 से 23 पूरा यूज़ किया। उसके बाद 23 से 24 पूरा यूज़ किया। तो इसमें 4 क्वार्टर, इसमें 4 क्वार्टर, और पहला ये 1 क्वार्टर। और उसके बाद हम अब क्वार्टर की जब बात कर रहे हैं तो इसने 1 अप्रैल को स्टार्ट किया। अप्रैल, मई, जून तक इसका 1 क्वार्टर फिर से बना। उसके बाद इसने जुलाई का पार्ट भी ले लिया एक, तो उसे भी हम एक और क्वार्टर मानेंगे। ठीक है, तो अब काउंट करते हैं, 1 ये पूरे 9, फिर ये 10, फिर ये 11। अब यहाँ पे इन्होंने 11 ले रखा है, तो हम 11 इंटू 5 करेंगे। ठीक है, 11 इंटू 5, ये आ गया 55%। तो हम बेसिकली 45% पे IT से अवेल कर पाएंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं, 10 लाख के थे, 55% पे हम ITC क्लेम नहीं कर सकते। वैल्यू ऑफ गुड्स है। जो 5% हम निकाल रहे हैं ना, ये 5% वैल्यू ऑफ गुड्स का मतलब वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स का इंटू करेंगे। और इसमें 55% हमारा एलिजिबल पे ITC हो गया। और जैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम 4,50,000 पे ITC ले सकते हैं। अब एग्जेम्प्ट सप्लाई से टैक्सेबल सप्लाई की बात करते हैं। हम एग्जेम्प्ट सप्लाई से टैक्सेबल सप्लाई दे रहे हैं। एग्जेम्प्ट में हमें ITC नहीं मिलने वाला था, टैक्सेबल में हमें ITC मिलने वाला था। तो हम इनपुट टैक्स, ये सारी कंपोजिशन सेम है, जो हमने कंपोजिशन वाली पढ़ी वो सेम एज इट इज़ वापस वही लगेंगे। उसके बाद ये एक बार पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा अलग है। इसमें अलग क्या है, इसमें पहले हम अनरजिस्टर्ड पर्सन थे, उसके बाद हम रजिस्टर्ड पर्सन बन रहे हैं। तो अनरजिस्टर्ड है, ऑब्वियसली ITC नहीं मिल सकता। अब इसमें हमने इनपुट ऑफ स्टॉक का पढ़ा था कि 1 डे प्रायर, और जो 1 लाख वाला था, 1 ईयर 1 डे प्रायर और 1 ईयर, इन दोनों पे हमें ITC मिल सकता है। पर इनपुट टैक्स सर्विस पे तो हमें कभी ITC मिलता ही नहीं किसी भी केस में। पर इसमें कैपिटल गुड्स जो थे, हमें इस पर भी ITC नहीं मिलेगा। पहले हम ऊपर इसका ITC ले रहे थे, यहाँ पे हमने पूरी कैलकुलेशन करी, बट इस केस में कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। ये URP टू RP है, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन है, और ये रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन ही है। ये है रजिस्टर्ड पर्सन ही, अगर देखा जाए ना तो कंपोजिशन स्कीम में है तो ये रजिस्टर्ड ही ना, और उसके बाद नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड हो रहा है, तो है ये रजिस्टर्ड पर्सन। इसलिए हम इसमें कैपिटल गुड्स का दे रहे हैं, यहाँ पे ये बात कर रहा है, कि तुम रजिस्टर्ड ही नहीं थे, तुम पहले रजिस्टर्ड ही नहीं थे, उसके बाद तुमने रजिस्ट्रेशन करवाई, तब भी ये कह रहा है कि तुम्हें तब उस केस में कैपिटल गुड्स का अलाउ नहीं होगा। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे उल्टा, कि अब उल्टा क्या होता है। ITC रिवर्स करना पड़ता है जब हमें, इसमें हम ITC रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो जो वही सेम जो हम पे गुड्स थे, इनपुट ऑफ स्टॉक था, वही एक दिन प्राय वाला, हम उसका ITC रिवर्स कर देंगे। इसमें बेसिकली टैक्सेबल सप्लाई से तुम एग्जाम सप्लाई पे कन्वर्ट हो रहे हो, या फिर कंपोजिशन से रजिस्टर्ड स्कीम से तुम कंपोजिशन स्कीम पे जा रहे हो, टैक्सेबल सप्लाई से तुम एग्जाम सप्लाई पे जा रहे हो, या फिर तुम रजिस्टर्ड पर्सन से अनरजिस्टर्ड पर्सन बन रहे हो। इन केसेस में तुम्हारा ITC रिवर्स होने लग जाएगा। वही 1 डे प्रायर 1 ईयर प्रायर, इनपुट टैक्स सर्विस पे हमें कभी ITC रिवर्स नहीं कर सकते हम, ना हम इस पर ITC वैसे दे सकते, बस एम ही लिख रखा है। इनपुट सर्विस वाला पॉइंट इसलिए है क्योंकि हम गुड्स की बात करते हैं, ये सिंपल गुड्स हैं। इनपुट इन स्टॉक को हम सिंपल गुड्स भी कह सकते हैं, और कैपिटल गुड्स जो हमारे कैपिटल गुड्स हैं। अब इसमें एलिजिबल थे, उसके बाद हम इनएलिजिबल बन रहे हैं। तो वही इसमें बेसिकली ये कह रहा है कि 55% पे पहले हम निकाल रहा था कि हम उस पर ITC वो नहीं कर सकते। ठीक है, पर इस केस में हम कह रहे हैं कि हम उसका ITC ले चुके हैं, हम 5,50,000 का ITC ले चुके हैं। ठीक है, और हमने 4,00,000 जो 50,000 जो हमारा बचा हुआ हमने ये 11 क्वार्टर्स हम रजिस्टर्ड थे, हम थे रजिस्टर्ड पर्सन 11 क्वार्टर। उसके बाद अब हम बन रहे हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन।
और बची हुई लाइफ उसकी होती है, एक सेकंड, 5 लाख की लाइफ होती है, 5 साल की लाइफ होती है जो कैपिटल गुड्स है ना। अच्छा मैंने इसमें पढ़ाना भूल गया कि हाँ यहाँ पे ये 5 साल की लाइफ ही होती है। इधर कैपिटल गुड्स की लाइफ 5 साल होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। 60 महीने, 60 महीने से ज़्यादा इसकी लाइफ नहीं होती। ठीक है। तो हम इसमें एलिजिबल पीरियड अगर निकालें तो इसमें एलिजिबल पीरियड स्टार्ट होता है 1/8 से 7 जुलाई तक। वही क्वार्टर 1 पहला अगस्त, एक सेकेंड, इसके बेसिकली 3 क्वार्टर हो गए। इस ईयर में 3 क्वार्टर और इस ईयर में 2 क्वार्टर, 5 क्वार्टर। इसने 12 महीने कैसे किया? 5 क्वार्टर, 5 इंटू 3 15 नहीं हो गया? पता नहीं 12 कैसे किया, समझ नहीं आया। उसके बाद नया टॉपिक ये 17 सेक्शन जो मेरे को याद आ रहा है, ये 17 सेक्शन है। इसमें हमें आईटीसी जब भी मिलता है जब हम इन्वर्ट सप्लाई पे जीएसटी पे कर देते हैं। यहाँ पे हम जीएसटी पे कर चुके हैं, इस पर हमें आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद अगर तो हमने इन्वर्ट सप्लाई करी है और उसके बाद आउटवर्ड जो हमने सप्लाई किया ना वो हमने एग्जेम्प्ट करी है, लेकिन हमने इन्वर्ट सप्लाई करी उस पर हमने जीएसटी भी पे करा, बट उसके बाद हम एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं ना, तब भी हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। इसमें हम आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। हमें ये भी चेक करना पड़ता है कि जो हमने गुड्स खरीदे थे, अगर मैंने 100 यूनिट खरीदे, 100 यूनिट खरीदे, उसमें से मैंने 50 की करी टैक्सेबल सप्लाई और 50 की करी एग्जेम्प्ट, तो इस पे इन पे मुझे आईटीसी मिल जाएगा। इन 100 को ख़रीदते हुए मैंने ऑब्वियसली जीएसटी भी पे किया है। मुझे 50 की टैक्सेबल सप्लाई पे आईटीसी मिलेगा और इस पे आईटीसी, एग्जेम्प्ट सप्लाई जो थी उस पे आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल वाला ही है। हाँ आगे कि वही इन्वर्ट सप्लाई करी, उसके बाद टैक्सेबल करी और ये करी। इसने 50-50 दिया है, इसने बेसिकली 60-40 किया है। तो इस 60 पे आईटीसी मिलेगा, 40 पे मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगा। अब इसमें भी हमने देखा है कि अगर हमने इन्वर्ट सप्लाई की, उस पर जीएसटी भी पे करा, तो जो बिज़नेस पर्पस है उसके लिए हमें इतना मिलेगा और नॉन बिज़नेस पर्पस है उस पर हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। मैंने इन्वर्ट सप्लाई की 100 की, इसमें से 40 तो मैंने पर्सनल यूज़ के लिए किए, अब 60 मैंने बिज़नेस पर्पस के लिए किए। अब इस 60 में भी मैंने 36 तो मैंने यूज़ किए टैक्सेबल पर्पस के लिए, और जो 24 थे वो यूज़ किए एग्जेम्प्ट पर्पस के लिए। तो 24 पे भी मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगा, और ये जो 40 था ना, इधर 40, इस पे भी मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगा। तो मेरे को आईटीसी जो सिर्फ मिल रहा है वो सिर्फ मिलेगा 36 पे। ठीक है, वो आईटीसी 36 पे मिलेगा। बस ये इतना ही है, हो जा। उसके बाद चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पढ़ भी लेंगे तो इतना वो नहीं है। बाय वन, ये पढ़ लो, बाय वन गेट वन फ्री है, ये हमने सप्लाई के चैप्टर में पढ़ा था। वही अगर याद हो कि कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, उन टॉपिक्स पे हमने पढ़ा था कि बाय वन गेट वन है, हमें उस पर आईटीसी मिल जाएगा। अगर हम फ्री सैम्पलिंग कर रहे हैं तो हम उसे आईटीसी नहीं मानेंगे। बट हावेवर इसकी एक एक्सेप्शन है कि अगर जो फ्री सैंपल है ना उसको हम डीम्ड सप्लाई मान रहे हैं, है वो हमने हमारी तरफ से फ्री सैम्पलिंग ही करी है, बट उसको लॉ कहता है कि नहीं ये फ्री सैंपल नहीं है, हम इसे डीम्ड सप्लाई मानेंगे। ये स्पेसिफाई होगा वैसे तो, वरना डीम्ड सप्लाई वाला उस पार्ट से रिलेटेड होगा तो उस पर हमें आईटीसी मिल जाएगा। फिर उसे हम सप्लाई मानेंगे, डीम्ड सप्लाई हो गई जब वो, तो उसके बाद हम उसे बोलेंगे कि हाँ तुम आईटीसी भी ले सकते हो। डीम्ड टैक्सेबल सप्लाई, अब इस पे ये वो मत करना कि डीम्ड एग्जाम सप्लाई करी तो आईटीसी कैसे मिलेगा। डीम्ड टैक्सेबल सप्लाई उस पर हमें आईटीसी मिल जाएगा। वही डोनेशन के केस में भी आईटीसी अलाउ नहीं होता। उसके चलो खत्म।